दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी एमपीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में सामान्य ज्ञान की क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है आपके मेरिट को डिसाइड करने में। अगर आपको नहीं पता है सामान्य ज्ञान के बारे में कि कितनी भूमिका है इस एग्जाम में, तो आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं उस वीडियो को जिसमें हमने बात किया है इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामान्य ज्ञान कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके मेरिट को डिसाइड करने में, आपका नाम मेरिट में आएगा या फिर नहीं आएगा। आप जाइए उसे देखिए। यहाँ पर हम लोग सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि आज हमारा क्लास नंबर है 10वां। इससे पहले की सारी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे पास क्या प्रश्न है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, उत्तर भारत के मंदिरों को बनाने की जो कला है उस शैली का नाम क्या है। यानी कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली पर निर्मित होते हैं। आपको पता होना चाहिए जो हमारा देश भारत है, भारत के अंदर बहुत सारी शैलियां हैं मंदिरों को बनाने की। आपको ही बताना है कि जो उत्तर भारत के मंदिर है वे सब मंदिर किस शैली पर बने होते हैं। आप जानते हैं कि जो आपका भारत है कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है। इस तरफ क्या है आपका दक्षिण, ऊपर में उत्तर है, या आपका पश्चिम है, और दाहिनी तरफ पूरब है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है उत्तर के बारे में, यानी कि जो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में आप जितने मंदिरों को देखते हैं वे सब मंदिर किस शैली पर बने होते हैं। आपको बताना होगा ये सब बने होते हैं नागर शैली में, यानी कि उत्तर भारत आपका नागर शैली। और जो आपका दक्षिण भारत है यानी कि केरल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में जो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं ये सब मंदिर बने होते हैं द्रविड़ शैली पर। कौन सी शैली? उसका नाम है द्रविड़ शैली। और इसका मतलब क्या होता है? नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, ये सब शैली क्या है इसके बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में, और आपको वहां पर सब कुछ जानने को मिलेगा कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इन सभी शैली में। अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक, जो आपका ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बेसर शैली। कौन सी शैली? बेसर। इन सब में क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे किसी और हम लोग क्लास में। यहाँ पर आपको जो समझना था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप बताइए कि एक मंदिर है वह उड़ीसा में है, उड़ीसा में कौन सी मंदिर? लिंगराज। वह मंदिर किस शैली पर बना हुआ है आपको कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसमें क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हड़प्पा की खोज के बारे में। हड़प्पा की खोज किसने की थी पता है आपको? नहीं पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। लेकिन कब? 1921। कब किया था इन्होंने? 1921 में। यह है कहाँ पे? क्या भारत में है? तो बिल्कुल नहीं, ये भारत में नहीं है, यह है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जिला है जिसका नाम है मोंटगोमरी। क्या नाम है? मोंटगोमरी। वहीं पे है हड़प्पा, ठीक है। और आपको यही बताना होगा कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंपल है, जो हड़प्पा है ये रावी के किनारे है। कौन सी नदी? रावी, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर राखालदास बनर्जी के बारे में, तो इन्होंने 1922 में खोज किया था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ये है कहाँ पे? क्या ये भारत में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, चाइना में है, कहाँ है? यह है पाकिस्तान में। यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान का जो एक जिला है जिसका नाम है लड़काना, वहीं पर है मोहनजोदड़ो। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। यह किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है यह है सिंधु किनारे, सिंधु रिवर। रघुनाथ राव इन्होंने खोज किया था लोथल का। किसका? लोथल। लोथल जो कि भोगवा रिवर के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा। ये कहाँ है? आपने नाम सुना है अहमदाबाद का। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में है। ये आपका गुजरात में ही है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। गोपाल मुजुमदार इन्होंने खोज किया था चनहुदड़ो का। चनहुदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे? सिंधु नदी, ठीक है।
1931 में, ये भी आपको याद रखना होगा। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इसका सबसे पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी विस्तार कहाँ तक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहां से प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में एक जगह है जिसका नाम है मांदा। क्या नाम है? मांदा। यह है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के पास में है? तो उस नदी का नाम है चिनाब। कौन सी नदी है? वो है चिनाब नदी। यहाँ तक है इसका विस्तार, आपको याद रखना है बस इतना ही। इसके बाद हम बात करते हैं पूरब में, तो पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये कहाँ है? ये है मेरठ, मेरठ जो कि यूपी में है, दिल्ली के पास में। तो वह कौन सी नदी किनारे है भाई? यह है हिंडन नदी, हिंडन। याद रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो नुकसान किससे होगा बताइए। दक्षिण में वह है दाइमाबाद, दाइमाबाद यह है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। तो कौन सी नदी होगी? उसका नाम है गोदावरी, गोदावरी। किस जिले में है? तो जिला का नाम है अहमदनगर, अहमदनगर। पश्चिम में वो है आपका सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ये कहाँ है? यह है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। नदी का नाम क्या है? और नदी का नाम है वो है दास्क, दास्क नदी। इतना आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, कौन बता सकता है? अगर याद नहीं होगा तो क्या होगा? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है, था, अभी तो नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी बताइए? 1336 में। ठीक है, किसने किया था? तो दो भाई थे, उन दोनों भाइयों का नाम क्या था? उनका नाम था हरिहर और बुक्का, हरिहर एंड बुक्का। इन्होंने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य का। लेकिन इसके अंदर 4 वंश होते हैं। कितने होते हैं? 4 वंश होते हैं। चारों का नाम क्या होता है? सबसे पहला संगम वंश, संगम वंश। दूसरा है वह है सुल्लू वंश, सुल्लू वंश। तीसरा कौन सा है? वह है तुल्लु वंश, तुल्लु। और चौथा है उसका नाम है अराविडो वंश, अराविडो वंश। ये 4 वंश होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? संगम। दूसरा है सुल्लू, तीसरा है तुल्लु, चौथा है अराविडो। जो हरिहर और बुक्का होते हैं, इनके पिता का नाम क्या होता है? इनके पिता का नाम होता है संगम। तो इन्होंने क्या किया? अपने पिता के नाम पर, अपने पिता के नाम पर पहला वंश जिसका नाम था संगम, इस वंश का शुरुआत किया, यानी कि उसकी स्थापना की। किसने किया? हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई थे, अपने पिता के नाम पर संगम वंश। उसके बाद आता है सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और अराविडो वंश। आपने नाम सुना होगा कृष्णदेवराय का, कृष्णदेवराय और तेनालीराम। इनकी कहानी के बारे में हर कोई जानता है। तो आपको ये बताना होगा, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप बताएंगे भाई कि जो कृष्णदेवराय थे ये किस वंश से बिलोंग करते थे? उस वंश का नाम क्या है? उसका नाम है तुल्लु वंश। कृष्णदेवराय, कृष्णदेव राय या तुल्लु वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है हम्पी। कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी किनारे है? नदी का नाम है तुंगभद्रा। तो हम्पी इनकी राजधानी हुआ करती थी। इनकी राजभाषा क्या थी? जो साम्राज्य है इसकी राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा थी तेलुगु। क्या था? तेलुगु। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको याद होना चाहिए। आपसे ऐसे प्रश्न भी आएंगे जैसे कि कृष्णदेवराय, इनके समय में कौन सा यात्री आया था भारत में? जैसे कि पुर्तगाली यात्री इनके समय में आया था, उनका नाम क्या था? आपसे नाम पूछा जाएगा, आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से और जितने भी शासक हुए उन सभी के समय में कोई न कोई भारत में आया ही था, तो आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आपका 1192।
1192 में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? वो था तराइन का युद्ध। तराइन का पहला था या फिर दूसरा था, बताइए? वह था आपका तराइन का दूसरा युद्ध। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। इसमें हारता कौन है? इसमें हारता है पृथ्वीराज चौहान और जीतते कौन है? वो होते हैं मोहम्मद गोरी। ठीक है। इससे पहले कौन सा युद्ध हुआ था? इससे पहले हुआ था इन दोनों के बीच में तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल, जिसमें कि क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। पहले युद्ध में जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान और हारते हैं मोहम्मद गोरी, लेकिन दूसरे में होता है जस्ट अपोजिट। वह कब होता है? तो 1191 में। कब होता है? 1191 में। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। और तराइन का तीसरा युद्ध खत्म 1191 यानी कि 1191 में। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और तराइन का तीसरा युद्ध कब होता है? आपको कमेंट करना है। क्या आपको पता है? नहीं पता है? बस आप इतना जानिए कि हुआ था इल्तुतमिश और याल्दाउज के बीच में। लेकिन कब हुआ था आप एक कमेंट कीजिए। आपको इतना हिंट देते हैं कि हुआ था 1200 कुछ ईस्वी में, और आप बताइए कब हुआ था। ठीक है। 1398 में तैमूर का अटैक होता है भारत में। किसका होता है? तैमूर का। 1526 में एक युद्ध होता है जो कि ऐसा युद्ध था कि उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। यानी कि आप बोल सकते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है। किसके बीच में? तो जानते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के सबसे अंतिम शासक होते हैं। उसके बाद से लोदी वंश की यानी कि दिल्ली सल्तनत की नामो निशान मिट जाती है। अगला प्रश्न है वह दीन इलाही। यह क्या है? एक धर्म है। यह क्या है? एक धर्म है। दीन इलाही आपने नाम सुना होगा जिले इलाही का। जिले इलाही क्या था? वह था एक टाइटल यानी कि एक उपाधि जो कि बलबन के द्वारा लिया गया था। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था ईश्वर का प्रतिबिंब, शैडो ऑफ गॉड। इसका मतलब था जिले इलाही का मतलब था। ठीक है। लेकिन यहाँ पर है दीन इलाही। यह क्या है? एक धर्म है। वह क्या था? एक टाइटल था, एक उपाधि था। यह कैसा धर्म था? तो आपने नाम सुना है हिंदू धर्म का, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी। इन सारे धर्मों का जब मूल तत्व था यह सब शामिल किया गया था किसमें? इस धर्म में, जिसका नाम था दीन इलाही। यानी कि सभी धर्मों के मूल तत्वों को इसमें शामिल किया गया था। कहने का मतलब ये है इस धर्म का जो सबसे प्रमुख पुरोहित था उसका नाम क्या था? उसका नाम था अकबर। क्योंकि अकबर के द्वारा ही 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब हुई थी? 1582 में। इसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इसमें आपको यह भी याद रखना है कि बीरबल, बीरबल भारत का प्रथम और अंतिम शासक था, अंतिम राजा था जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। सबसे पहला वही था और सबसे अंतिम वही था। कौन था? बीरबल, जिसे महेश दास के नाम से जानते हैं। यानी कि उनका नाम था महेश दास जो कि ब्राह्मण था और उन्हें मिली थी बीरबल की उपाधि। नहीं बोलेंगे, एक बीरबल जो उनका नाम था उस नाम से प्रचलित हुआ। तो इसका मतलब क्या है आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा बलबन के बारे में आप लोग जानते हैं जो कि गुलाम वंश से बिलोंग करता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश से हैं। खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक होते हैं, लेकिन ये उसके संस्थापक नहीं होते हैं। महमूद गजनवी जिन्होंने भारत में 70 बार आक्रमण किया था, इसके बारे में हमने बात किया है और कल भी बात करेंगे जो हमारा अगला क्लास है। अकबर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अकबर का जो शासन था इसका शासन किस प्रथा पर आधारित था? तो आपको बताना होगा वह था मनसबदारी प्रथा। कौन सी प्रथा? मनसबदारी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी प्रथा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वैसे अगर हम बात करेंगे तो और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इन्होंने किस किस राज्यों को जीता, किसको हराया, तो हम सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है। बस आप यहाँ पर इतना जानिए कि 1605 में हुई थी इसकी मृत्यु। उसके बाद जो इसका बेटा होता है जिसका पहले नाम होता है सलीम और बाद में उसका नाम हो जाता है जहांगीर और शासक बनता है। केंचुआ पालन करना क्या कहलाता है? केंचुआ पालन करना यह कहलाता है
वर्मी कल्चर क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर, केंचुआ पालन करना। अगर हम लोग बात करते हैं विटिकल्चर, तो इसका मतलब है अंगूर की खेती करना। अंगूर की खेती करना विटिकल्चर। सीरीकल्चर क्या है? यह है रेशम कीट पालन करना, रेशम कीट का पालन करना। हॉर्टिकल्चर यह है बागवानी करना, बागवानी करना। इसी प्रकार से और बहुत सारे कल्चर हैं, आपको हर एक कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बताइए आपका कल्चर क्या है? पीली क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन, ये किससे संबंधित है? येलो रिवोल्यूशन ये संबंधित है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कोई भी नहीं है। ये आपका तिलहन से, किससे है? तिलहन उत्पादन से, पीली क्रांति। और मत्स्य क्रांति, मत्स्य पालन क्रांति नहीं, ये आपका ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति। ठीक है, मछली पालन करना। जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है यानी कि दूध का उत्पादन करना, यह है आपका श्वेत क्रांति। कैसा क्रांति है? यह आपका श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। अंडा उत्पादन, यह है आपका रजत क्रांति यानी कि सिल्वर, सिल्वर रिवोल्यूशन। फल उत्पादन, यह है सुनहरी क्रांति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से हरित क्रांति क्या है? वो है आपका खाद्यान्न उत्पादन। आप बताइए कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? हम लोग किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, बता सकते हो? उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आपको नाम कमेंट करना है, और आप ये भी नाम कमेंट कीजिए कि उस समय भारत में और कौन कौन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन सभी के साथ, मतलब ये सब 5 लोग थे, उनके अलावा 4 लोग और थे। आपको कमेंट करना है चारों का नाम। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज, तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? तो राजस्थान, राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है नागौर। क्या नाम है? नागौर। यहीं से भारत में सबसे यहीं से भारत में सबसे पहली बार पंचायती राज की शुरुआत होती है। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी बार कहाँ पर मतलब पंचायती राज शुरू हुआ था? तो आप ये बताइए, तो आप बताइएगा 11 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है गुलबदन बेगम। क्या नाम है? गुलबदन बेगम। और आपको ये भी बताना होगा कि इब्न बतूता, जो कि कहाँ से आया था? मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को, मोरक्को, जिसकी कैपिटल है रब्बात। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? उसका नाम क्या है? वो था रिहला। ठीक है, इनकी एक किताब है जिसका नाम है रिहला या फिर रहला। तो आपको ये भी याद रखना है मेगास्नीज, उन्होंने क्या लिखा है? इंडिका। उसी प्रकार से और बहुत सारे हैं, आपको नाम याद रखना होगा। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? ये हम नहीं जानते। हुमायूंनामा क्या आप लोग बता ही दिए हैं। और हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध किए थे आपको पता होगा? चौसा की युद्ध और कन्नौज की युद्ध। चौसा की युद्ध कब हुआ था? 1939 में। किसके साथ? शेरशाह सूरी के साथ में। और 1940 में कन्नौज की युद्ध, जिसे हम लोग बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, जिसमें कि हार होती है हुमायूं की इन दोनों युद्ध में। उसके बाद हुमायूं चला जाता है ईरान। कहा जाता है? ईरान जाता है। लेकिन उसके बाद फिर वापस आता है और 1555 में फिर से युद्ध लड़ता है। कौन कौन सा? मच्छीवाड़ा का युद्ध, इसके अलावा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि 1556 में इसकी हो जाती है मृत्यु। कैसे होती है? तो लाइब्रेरी से, यानी कि लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ होती है वहां से गिरने की वजह से। शाहनामा, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी भारत में नहीं था, ये भारत में आया था। कहाँ से आया था आप कमेंट कीजिए, और कब आया था? किसके शासनकाल के समय में आया था? किसके दरबार में आया था? किसके साथ आया था? आप सबको बताना होगा। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, यह है कहाँ पे? ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक शहर है जिसका नाम है कटक, और वही है
केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ठीक है। कानपुर में क्या है, यहाँ पर केंद्रीय चीनी तकनीकी शोध संस्थान, कहाँ, कानपुर में। और वहीं पर है आपका तिलहन का भी, इसका चीनी के अलावा तिलहन, ठीक है। और शिमला में क्या है, यहाँ पर है आलू का केंद्रीय आलू शोध संस्थान। नई दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली में कृषि, आपका नाम सुना है, नहीं, कृषि। इसके अलावा आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान। और इसके अलावा यहाँ पर NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, आपको नाम याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं ला, इसका है रांची में, रांची। इसके अलावा अगर बात किया जाए गन्ना, तो वह है आपका कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तमिलनाडु। इसके अलावा फॉरेस्ट यानी कि वन, इसका है देहरादून में, देहरादून। इसी प्रकार से जितने भी हैं आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद रखना है। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लग रहा है तो आपको करना क्या है, बताने वाली बात है क्या, बताइए, नहीं बताना है, आपको जो करना है करिए, लेकिन आपको जितने भी फैक्ट्स हैं ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।